जेई मेल वीकली सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। इस हफ्ते जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपके पास एक कोनिकल पेंडुलम है, यहाँ पे एक मास m है, ठीक है, जो इस टाइप से कोनिकल पेंडुलम है ना ट्रेस आउट कर रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है एंगल थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है। रेडियस आपको दे रखा है, ये जो सर्कल नीचे बन रहा है इसका रेडियस आपको r दे रखा है, r की वैल्यू आपको 0.4 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ सेंटर दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड पूछी जा रही है आपसे। अब कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे न्यूटन्स लॉ में या वर्क पावर एनर्जी में तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। तो चलिए, ये जो मास था, अगर आप देखो यहाँ पे रस्सी है, तो रस्सी में कौन सी फोर्स होती है, टेंशन, तो T ऐसे लगेगा और mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। ये एंगल मेरा थीटा था, तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, ये और ये एंगल कितना हो जाएंगे, थीटा, सेम हो जाएंगे, ठीक है। T का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, T cos थीटा, और टुवर्ड्स सेंटर वाला कंपोनेंट क्या होगा, T sin थीटा। अब मैं क्या बोलूँगा कि T sin थीटा जो है, अगर मैं देखूँ T sin थीटा, ये वो वाला फोर्स का कंपोनेंट है जो टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। मेरा जो मास है इस टाइप से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप बोलोगे T sin थीटा वाला कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता था, mv²/r। तो ये बन जाएगी मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अगर मैं देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो ऊपर क्या लगने वाला है, T cos थीटा, और नीचे क्या लग रहा है, mg। T cos थीटा mg को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, तो T cos थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, mg। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मुझे इसमें v निकालना है, ठीक है। मुझे सब कुछ दे रखा है, रेडियस, थीटा, मुझे यहाँ पे v निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूंगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो v² की वैल्यू कितनी बन जाएगी, rg इंटू tan थीटा। v² इज इक्वल टू, रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी थी बच्चों 0.4, g को 10 लेना है और एंगल 45 डिग्री था, तो यहाँ आप लिखोगे 0.4, g को आपने लिखा 10, यहाँ लिखोगे आप tan 45 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई दे रखा है। इट इज परफेक्ट, हाफ ऑफ इट इज परफेक्टली स्मूथ एंड द लोअर हाफ इज रफ, ठीक है। एक अलग टाइप का इंक्लाइन प्लेन है ये, इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्मूथ है और नीचे वाला पार्ट जो है वो रफ है, ठीक है। और स्मूथ और रफ वाला जो पार्ट है वो दोनों हाफ हाफ है ना। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द लोअर हाफ इज गिवन बाय। चलिए इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो यहां मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया, जैसा कि ये बोल रहा है कि इसका अपर वाला जो पार्ट है वो स्मूथ है और लोअर वाला पार्ट क्या है, रफ। तो इस टाइप से मैं रफ को बना देता हूं, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, रफ हो गया, और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल, इसको बोल दिया फाई। यहां पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है, इसका मास m था, इसको मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो रिलीज करते करते नीचे यहाँ पे स्पीड पकड़ेगा और यहाँ पे चलते चलते बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगेन ये किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो मोशन में क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड बढ़ी होगी, उसके बाद रफ रीजन आया होगा, और रफ रीजन आया होगा तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम हो गई होगी। तो यहाँ पे इसको रिलीज किया था, मतलब यहाँ पे भी रेस्ट पे था और नीचे भी ये रेस्ट पे आ गया। अब बच्चों करने के दो तरीके हैं, आप न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हैं और वर्क पावर एनर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आसान हमें कौन सा पड़ेगा, अगर हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, जो बच्चों हमने वर्क एनर्जी पावर में चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप वो लगाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता था बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इससे क्वेश्चन कैसे आसान हो जाएगा, अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, आप इनिशियल लिखोगे डेल्टा के ई को, बाद में ऑब्जेक्ट रुक गया था और इनिशियल भी ऑब्जेक्ट रिलीज किया गया था, तो इनिशियल फाइनल 0 हो गया। इसका मतलब राइट हैंड साइड वाली मेरी पूरी कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर मैं देखूं तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा इस टाइप से, जब नीचे आएगा ऐसे, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो आप देखोगे इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, क्या आप बता सकते हैं।
जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली इस पे mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो ऐसा लगेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, हम एंगल हमेशा 90 बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी ले लो, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगने वाला है और ऑब्जेक्ट चलेगा ऐसे, हमेशा एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन और डिस्प्लेसमेंट होगी पैरेलल टू द इंक्लाइन, हमेशा एंगल 90 बनेगा। और जब ये रफ रीजन में आएगा तो एक फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, याद रखना यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नॉर्मल का वर्क डन कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, नॉर्मल ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसे हो रही है, तो हमेशा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इससे नॉर्मल का वर्क डन 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ग्रेविटी का और फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है। अगर आप ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो हमेशा mgh के फॉर्म का होता है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh हो जाता है। h कौन सी है, h क्या होता है, वर्टिकल हाइट। ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब यहां पे आ गया है, ठीक है। अगर आप देखें तो वर्टिकल हाइट क्या होगी, देखिए यहां से यहां तक आप लेंथ को क्या ले सकते हैं, l, यहां से यहां तक क्या ले सकते हैं आप, l, क्योंकि स्मूथ वाले की लेंथ और रफ वाले लेंथ की, रफ वाले जो पार्ट की लेंथ है वो बराबर है, तो आप यहां से यहां तक l ले सकते हैं और यहां से यहां तक l ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों लेंथ बराबर है। तो अगर आपको हाइट निकालनी है, हाइट ये होगी कि नहीं बताइए, ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया है, तो यहां से यहां तक कितना नीचे गिर जाएगा, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2l हो गई। ये एंगल कितना था, फाई था, तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, हाइट की वैल्यू हो जाएगी 2l, ये 2l था, हाइपोटेन्यूज थी, मुझे परपेंडिकुलर निकालनी है, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी 2l sin फाई, ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क डन में लिखूंगा mg इंटू एच, ठीक है। फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे लिखेंगे, अगर आप देखिए तो ऑब्जेक्ट नीचे चलेगा और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है और फोर्स ऊपर लग रही है, तो इनके बीच में एंगल कितना बचेगा, 180 डिग्री का। तो आप लिखोगे फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स कितनी लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, हाफ पार्ट पे चलेगा तो हाफ पार्ट पे कितना चलेगा, l चलेगा, एंगल कितना बनेगा इन दोनों फोर्सेस के बीच में, 180 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मैं यहाँ पे फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा वाला लगा रहा हूँ जो आपने वर्क का पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, मास को लिखा m, g को लिखा g, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l sin फाई, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू n, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे cos 180 माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखा, म्यू इंटू n, इंक्लाइंड प्लेन पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो mg cos थीटा होता है, हमें पढ़ा है, तो mg इंटू कितना हो जाएगा, cos थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाई दे रखी थी, ठीक है। फ्रिक्शन को मैंने लिख दिया म्यू इंटू n और डिस्प्लेसमेंट l हो गई थी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, mg l इंटू साइन फाई 2 टाइम्स इज इक्वल टू म्यू mg l इंटू कॉस फाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। mg कैंसिल, l और l कैंसिल, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स tan फाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स tan फाई, तो मेरा ये वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स tan फाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रखा है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट कितना है, W है, इट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू, इट इज डिजायर्ड टू मेक द ब्लॉक मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। ब्लॉक को मुझे चलाना है और इस तरीके से चलाना है कि मुझे सबसे कम फोर्स लगानी पड़े, ठीक है। द एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट विच द फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स शुड बी। चलिए तो पहले इसने जो बोला है, पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। इसने बोला कि एक ब्लॉक रखा था, इस ब्लॉक का मास m में ले लेता हूं, इसने वेट दे रखा है, तो वेट तो mg होता है, बाद में हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस टाइप से एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये मैं सरफेस मान लेता हूं, ठीक है। इस टाइप से एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसने बोला कि इस ब्लॉक को मुझे चलाना है, इस तरीके से चलाना है कि मुझे सबसे कम फोर्स लगानी पड़े, ठीक है। तो मैं एक फोर्स, रैंडम फोर्स ऐसे लगा देता हूं, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही थी, ये थीटा एंगल बना रही थी, ठीक है। एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दे रखा है इसने, तो ये फोर्स को मैंने F मान लिया। अब इस फोर्स को मेरे को मिनिमाइज करना है क्योंकि कह रहा है कि मेरे को मिनिमम फोर्स लगानी है इस ब्लॉक को चलाने के लिए, ठीक है। तो आइए पहले इसका FBD बनाते हैं। F तो मैंने लगाया है
और मेरा जो सरफेस है वो कैसा है, रफ है। ये जो सरफेस है कैसा है, रफ है। तो अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो आप देखोगे कि फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और ये वाला क्या होगा, एफ साइन थीटा। अगर मैं देखूं तो एम जी कहां लगने वाला है, नीचे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर। ठीक है, एफ कॉस थीटा आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरे को ऑब्जेक्ट को जस्ट चलाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को जस्ट चलाना है तो ये वाली जो फोर्स होगी इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन से जस्ट ज्यादा होना पड़ेगा कि नहीं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएस मैक्स भी बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फोर्स को एफएस मैक्स से जस्ट एक्सीड करना पड़ेगा, तब ये ब्लॉक चल पाएगा। ठीक है, तो पीछे के डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफएस मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इस फोर्स को इससे जस्ट ज्यादा होना पड़ेगा चलने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसका एफबीडी हम ड्रॉ करें तो एफबीडी में आप देख सकते हैं नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है और एमजी नीचे लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एन की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू की अभी जरूरत हमें पड़ेगी। देखिए, अब मैंने आगे कितनी फोर्स लगाई, एफ कॉस थीटा, और रोक कौन रहा है, एफ एस मैक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर इसको चलना है तो एफ कॉस थीटा जो होगा ये एफ एस मैक्स से जस्ट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे मिनिमम फोर्स निकालनी है तो मैं इसको एफ एस मैक्स के बराबर रख देता हूं। तो एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एफ एस मैक्स के बराबर। अब आप लिखोगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता था, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू इंटू एन लिख दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे एन की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब मैं म्यू अगर मल्टीप्लाई कर लूं तो एफ कॉस थीटा, ये वाला टर्म अगर मैं इस साइड ले लूं तो म्यू टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू एम जी। तो एफ की वैल्यू बच्चों मेरी ऐसी आ जाएगी, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब यहां पे आप एक चीज बोल सकते हैं, एफ जो हो रहा है ये डिपेंड कर रहा है ऑन थीटा, मतलब ये जो फोर्स है ये थीटा पे डिपेंड कर रही है। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अगर थीटा मैं अलग अलग ले लूं, ठीक है, इस फोर्स को मैं कहीं भी अगर लगाऊं, ठीक है, एंगल मेरा अगर चेंज करेगा तो फोर्स की वैल्यू मेरी अलग आएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स इस थीटा एंगल पे डिपेंड कर रही है। अब ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि फोर्स जो हो जाए वो मिनिमम हो जाए। अगर आप एक चीज यहां पे ढंग से देखें तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, थीटा वाला टर्म आ रहा है, कितना आ रहा है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और फोर्स थीटा पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को क्या मान लूं, y, एक फंक्शन मान लूं, y की वैल्यू मान लेता हूं मैं कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये y बेसिकली क्या है, y क्या है, डिनोमिनेटर है। क्या है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा, तो डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, y जो है ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपने पढ़ा होगा हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको जीरो के बराबर रख देंगे। तो जो y है ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो कॉस का कितना हो गया, माइनस साइन, और साइन का कितना हो गया, कॉस हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो यहां से म्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी tan थीटा। ठीक है, म्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी tan थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ म्यू। ठीक है, तो आपको वो एंगल मिल जाएगा जो यहां पे बोला गया है कि किस एंगल पे मैं फोर्स लगाऊं ताकि फोर्स मिनिमम हो जाए। तो ये एंगल मेरे पास आ गया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो मेरे पास एंगल तो आ गया है, इस एंगल पे आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके फोर्स की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो म्यू की वैल्यू tan थीटा है। अब आपको फोर्स भी निकालनी है, तो फोर्स आप कैसे निकालेंगे, देखिए एफ मिनिमम कैसे निकालेंगे, ये कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है यहाँ पे, और tan थीटा मैं निकाल चुका हूं। तो कॉस थीटा साइन थीटा मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेरे को पता चल जाएंगे। tan थीटा अगर म्यू है तो कॉस थीटा बताओ बच्चों कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। अब एफ मिनिमम कैसे निकालेंगे बच्चों, एफ मिनिमम हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन, यहाँ कॉस थीटा था तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो म्यू और म्यू कितना हो गया, म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो एफ मिनिमम जो होगा
एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन, अगर आप देखोगे तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और नीचे भी वही है, सेम चीज है अंडर रूट में, तो इस टाइप से आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, एम जी को आप क्या लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा इस टाइप से आ जाएगा म्यू इंटू वेट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा। ये वो मिनिमम फोर्स है जो आपको लगानी पड़ेगी ब्लॉक को चलाने के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं हर एक चीज आप ढंग से देखें तो ये जो फोर्स आएगी ये वेट से भी कम है, क्योंकि आप देखोगे ऊपर तो म्यू आ रहा है और नीचे जो क्वांटिटी आ रही है वो म्यू से ज्यादा है, तो आप अगर वेट से भी कम फोर्स लगाओगे तब भी ऑब्जेक्ट चल जाएगा। और किस एंगल पे लगानी चाहिए, ये वो एंगल है tan इनवर्स म्यू, और मिनिमम फोर्स ये होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इस टाइप से हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, और फोर्स कितनी हो जाएगी म्यू डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि एक बहुत ही लंबा सा इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसमें वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, म्यू इज इक्वल टू 0.3x। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.3x है, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन बाय द बॉडी ऑन द प्लेन। ठीक है, द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। तो चलिए पहले इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। इंक्लाइन प्लेन इस टाइप का होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जो ब्लॉक है वो यहां से चलना चालू होगा। ठीक है, रेस्ट से चलना चालू होगा। ठीक है, और चलते 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 यहां कहीं आ गया होगा, मान लेते हैं। अगर मैं देखूं तो यहां पे कितना चल चुका होगा ब्लॉक, x चल चुका होगा। तो यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी इस समय, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू इस पोजीशन पे कितनी होगी, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3x, मतलब म्यू भी वेरिएबल है। ठीक है, हमें बताना है द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड, बॉडी की मैक्सिमम स्पीड कब होगी, किस पोजीशन पे होगी, अपने को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बॉडी जब चलेगी तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, ग्रेविटी, अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन, और एक और फोर्स कौन सी लगेगी, नॉर्मल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और बॉडी चलेगी इस टाइप से, इस डायरेक्शन में। तो नॉर्मल में और डिस्प्लेसमेंट में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में होने वाली है। तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो आइए इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो यहां लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने मान ली 0। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन होगा 0। ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकालते हैं बच्चों, ग्रेविटी का वर्क डन होता है mgh, नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालेंगे, अगर आप देखें तो ब्लॉक जो है यहां से यहां तक चला है और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है। फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, मतलब एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का। अब जल्दी से बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3x, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन पे हो जाता था mg cos थीटा, और थीटा कितना था 45 डिग्री। अगर आप देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, मतलब ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये फोर्स तो वेरिएबल है क्योंकि x पे डिपेंड कर रही है। तो अगर कोई वेरिएबल फोर्स होती है तो उसका वर्क डन कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन से। तो यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ रहा है ना, तो इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, इंटीग्रेशन लगा देंगे। फोर्स कितनी लग रही थी, ये फोर्स लग रही थी कितनी 0.3x इंटू mg इंटू cos 45, ये फोर्स हो गई, और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई dx, और इन दोनों में एंगल कितना बनेगा 180 का। वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, f डॉट ds वाला। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया फोर्स, ये वाला पार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अब मैं लिमिट्स क्या लगाऊंगा, पहले पोजीशन थी 0, बाद में पोजीशन कितनी हो जाएगी x, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv², बाद में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। अब देखते हैं, अब h को अपन क्या लिख सकते हैं, h को अपन लिख सकते हैं, देखिए क्या हाइट ये होगी h, ठीक है,
अगर आप देखें तो इस टाइप से बनेगा, ये x हो गया, ये h हो गया, ये एंगल कितना हो गया 45 हो गया, तो आप लिखेंगे x साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू h। h कितना हो जाएगा x साइन 45 डिग्री, तो इसको आप लिख लेंगे x साइन 45 डिग्री। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा 0.3 mg cos 45। ठीक है, यहां x और dx, x है और dx है, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 आएगा इस टाइप से, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड हो, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा mg साइन 45, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 0.3 mg cos 45 अपॉन 2, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, यहां अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ m v स्क्वायर का हो जाएगा 2v और यहां आ जाएगा dv बाय dx। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं और जो डिफरेंशिएशन वाली क्वांटिटी उसको हमें जीरो रखना होता है, तो मतलब dv बाय dx इसको मुझे क्या रखना पड़ेगा, इसको जीरो रखना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी जीरो, तो कितना आ जाएगा mg साइन 45 इज इक्वल टू, ये 2 और 2 कट जाएगा, 0.3 इंटू mg cos 45 इंटू x, mg mg कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 0.3, साइन 45 cos 45 ये भी सेम होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.33, इस टाइप से आंसर आ जाएगा 3.33, तो मेरा आंसर करेक्ट 3.33 हो जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक ब्लॉक रखा हुआ है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, अ टाइम डिपेंडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक फोर्स लग रही है उसके ऊपर, जो फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम के साथ बढ़ रही है, एक्ट्स ऑन द ब्लॉक वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। देखिए यहां पे एक ब्लॉक रख दीजिए, है ना, एक ब्लॉक यहां पे रखा है, इसका मास कितना है m, और इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, एक्ट्स ऑन द ब्लॉक अ टाइम डिपेंडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी इस पे, तो अगर मैं देखूं ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लगने वाली है, तो इस फोर्स को आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है ऐसे। ठीक है, F की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, KT दे रखी है, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसी दे रखी है आपको, रफ दे रखी है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैं म्यू ले लेता हूं, ये वाली सरफेस कैसी है, रफ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो जैसे ही टाइम बढ़ाओगे ये फोर्स धीरे धीरे करके बढ़ेगी, पहले टाइम मैंने 0 रखा तो फोर्स 0 और 1 रखा तो K, 2 रखा तो 2K, फिर 3K 4K, धीरे धीरे ये फोर्स बढ़ेगी कि नहीं। ठीक है, और ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ है, तो जैसे ही आप ब्लॉक को फोर्स लगाओगे खींचोगे, तो सबसे पहले रोकने के लिए कौन सा फ्रिक्शन आएगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगा कि ये ब्लॉक रुक जाए। ठीक है, तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, और धीरे धीरे करके अगर ये फोर्स बढ़ेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ये ओवरकम कर जाएगी और ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो आइए मैं आपको दोबारा समझाता हूं। ठीक है, अगर आप देखिए ब्लॉक पे मैंने कितनी फोर्स लगाई, आगे की तरफ लगाई KT, इसको रोकने के लिए कौन सा फ्रिक्शन आएगा, सबसे पहले स्टैटिक आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे फोर्स अगर कम होगी, क्योंकि शुरुआत में टाइम कम होगा तो फोर्स कम होगी, तो KT की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, FS। ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये डिपेंड करेगा कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स कितनी अप्लाई की है। शुरुआत में ये फोर्स कम थी तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको आराम से बैलेंस कर लेगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे नेट फोर्स 0 है, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, ये सब हम जानते हैं, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, FS मैक्स। ठीक है, तो टाइम अगर आप बढ़ाओगे तो एक लिमिट तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन साथ दे पाएगा, उसके बाद क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इसको सफिशिएंट नहीं होगा रोकने के लिए, उसके बाद क्या होगा, ये स्लिप कर जाएगा, और स्लिप कर जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो आप यहां पे देखोगे कि आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम, जब टाइम ज्यादा हो गया था तो आगे की तरफ फोर्स लगेगी KT, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं लिख देता हूं स्लिपिंग, तो आगे कितनी फोर्स लगी KT, और पीछे कौन रोक रहा होगा इसको, कौन फोर्स लगा रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब ये चल रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया FK, तो आगे लगा KT, पीछे लगा FK, नेट फोर्स को हम क्या लिखेंगे बच्चों, MA के बराबर, तो KT माइनस FK, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी mg, क्योंकि n ऊपर लग रहा है और mg कहां है नीचे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ma, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी KT बाय m माइनस म्यू g। तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये जो इक्वेशन आ रही है स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्योंकि ये पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन टाइम की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है, c भी आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ब्लॉक रुका रहेगा जब तक फोर्स इसके Fs मैक्स के बराबर नहीं हो जाए, उसके बाद अगर फोर्स Fs मैक्स को एक्सीड कर जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगी, ब्लॉक स्लिप करने लग जाएगा, और उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन जो है इस हिसाब से बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन मेरी आनी चाहिए 0, जो कि इस ग्राफ में दिख रही है मेरे को, और उसके बाद जो एक्सेलरेशन आएगी वो टाइम पे डिपेंड करेगी और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है जिसकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 6। इसके लिए तो ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चों y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.5, देन द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस टाइप से आता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस टाइप से आएगा, ये एक्स क्यूब बाय 6 है, तो ये इस टाइप की एक सरफेस है, उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना ले लेता हूँ मैं, m ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लॉक का मास मैंने m ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। आपसे बोला जा रहा है द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, इसको ग्राउंड मान लेते हैं। कितनी मैक्सिमम हाइट पे हम इसको रख सकते हैं विदाउट स्लिपिंग। अब इसका FBD बनाते हैं। अब देखो इस पे क्या क्या लग रहा होगा, इस पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, ये फोर्स तो सबको क्लियर होगी, ये फोर्स कौन सी होगी, mg, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, अगर मैं देखूं तो सरफेस यहाँ पे ऐसी है ना, सरफेस क्या होती है, हमेशा अलोंग टेंजेंट होती है, तो नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस टाइप से एक टेंजेंट बना लो, ऐसे देखो इस टाइप से एक टेंजेंट बना लो, इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है। तो नॉर्मल जो होगा इस टेंजेंट के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा होगा, ये एंगल आपको दिख रहा है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना आने वाला है, mg cos 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। अब देखो mg sin थीटा ऐसे लग रहा है कि नहीं, अलोंग टेंजेंट, तो ये ब्लॉक को पुल करेगा नीचे की तरफ, ये ब्लॉक को गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्लॉक नहीं गिर रहा है। इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा, इसकी टेंडेंसी को अपोज कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कौन सा लगेगा, Fs, क्योंकि रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्मल लगा ऊपर और नीचे क्या लगा, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो आप लिखोगे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। mg sin थीटा इसको गिरा रहा है, लेकिन ये गिर नहीं रहा है, रोक कौन रहा है इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप लिखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। अब आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, अगर ब्लॉक को मैं ऊपर रखूंगा और ऊपर रखूंगा और ऊपर रखूंगा, तो आप देखोगे अगर ब्लॉक को मैं ऐसे ऊपर रखूंगा तो टेंजेंट ऐसे बनते जाएगा कि नहीं, मतलब ये टेंजेंट जो है ये ऐसा सीधा होते जाएगा, सीधा होते जाएगा, तो जो एंगल है ये बढ़ते जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर ब्लॉक को आप ऊपर रखते जाओगे, इसकी हाइट बढ़ाते जाओगे, तो ये जो एंगल है ये भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि टेंजेंट सीधा होते जाएगा। तो अगर थीटा इंक्रीज होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर हाइट बढ़ेगी तो थीटा बढ़ेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को भी बढ़ना पड़ेगा ताकि ब्लॉक को रोक सके, ठीक है। अब बढ़ते 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 स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है बताओ, Fs मैक्स हो सकता है कि नहीं, और यहां क्या लिख सकते हो आप, mg थीटा बढ़ते 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 कितना हो सकता है, थीटा मैक्स।
तो एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, एन की वैल्यू क्या होती थी, एम जी कॉस थीटा, यहां पे जो थीटा है वो थीटा क्या है, थीटा मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा मैक्स। एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टेन थीटा मैक्स के बराबर। ठीक है, म्यू की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा मैक्स के बराबर। अब आप यहां पे क्या करोगे, टेन थीटा, अब जरा थीटा पे ध्यान दो, ये थीटा जो एंगल है ये बहुत ही स्पेशल एंगल है, क्योंकि ये जो एंगल है अगर आपको याद हो तो इस एंगल से मुझे स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। याद होगा, आपने पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स जो होता है, इसको अपन स्लोप बोलते हैं किसी भी कर्व का, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, tan थीटा, और एंगल उसमें ये वाला होना चाहिए विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, tan थीटा, और dy बाई डी एक्स मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे को इक्वेशन दे रखी है, y कितना दे रखा था, y की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब बाय 6। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा 1/6 बाहर 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा tan थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मुझे कितना दे रखा है, 0.5। आइए इसको यूज करते हैं। मेरे पास tan थीटा कितना आ रहा था, म्यू के बराबर, और म्यू कितना था 0.5 मतलब 1/2, और tan थीटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो dy बाई डी एक्स होता है, तो कितना आ रहा था एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। x इक्वल टू 1 मतलब ये जो पॉइंट है, ये मेरा जो पार्टिकल है इस पॉइंट पे था, x की वैल्यू तो 1 आ गई, मतलब ये डिस्टेंस तो 1 होगा, लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा है, मेरे से क्या पूछा है, मेरे से हाइट पूछी है, मतलब मेरे से y कोऑर्डिनेट पूछा है, ये होगी ना हाइट इसकी, ये वाली है, आपसे ये पूछी गई है। अब ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, x आ गया है मेरे पास, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मेरे पास x आ चुका है, x को अगर मैं यहाँ डाल दूँ इक्वेशन में तो y आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी एक्स क्यूब बाय 6, x की वैल्यू 1 आ चुकी थी, तो y कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/6 मीटर। ठीक है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 1/6 मीटर, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू 1/6। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। दो मासेस है m1 m2 और उनके बीच में एक रस्सी लगी हुई है, रॉड लगी हुई है, रॉड का भी मास दे रखा है कितना 8 kg, इस पूरे का मास कितना दे रखा है मेरे को 8 kg दे रखा है। ठीक है, द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 480 न्यूटन। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई है कितनी, 480 न्यूटन की। टेंशन बतानी है मिड पॉइंट पे, मतलब यहां पे आपको टेंशन बतानी है कितनी होगी, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, यहां आपको टेंशन बतानी है। तो बच्चों कभी भी कोई रस्सी हो जिसमें मास हो या रॉड हो या चेन हो, कुछ भी हो, अगर उसमें मास होगा और आपको टेंशन बीच वाले पॉइंट पे निकालनी है तो कैसे करते हैं, वहां से उस रॉड या रोप को काट दो और एफबीडी बना के फिर अपन निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ। ठीक है, मास m1 कितना दे रखा था मेरे को, ये मास मेरे को दे रखा था 20 kg, इसका मास मेरे को 8 kg दे ही रखा है, और m2 का मास कितना दे रखा है 12 kg। तो अगर आप सबसे पहले ये देखो कि ये चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा, उसके लिए अगर मैं देखूं ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी 480 न्यूटन, इसका मास था 20, इसका मास था 12 और इसका था 8। 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 20 कितना हो गया 40। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो इस पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं, पूरे सिस्टम का मास है 40 kg, और इसका अगर मैं वेट निकालूंगा तो वेट कितना आएगा 40 g आएगा। 40 g मतलब g की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। मतलब ऊपर लगा 480 और नीचे लगा 400, कौन सा बड़ा है 480, मतलब ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स था 480, छोटा फोर्स था 400 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया 40, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 80 अपॉन 40, मतलब एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा टेंशन निकालने के लिए। अब आपको टेंशन निकालनी थी मिड पॉइंट पे, तो आप रस्सी को ऐसे बीच में से या रोप को बीच में से ऐसे काट देंगे। यहाँ पे रॉड दे रखी है, एक ही बात है, तो ऐसे आप बीच से इसको काट देंगे। ठीक है, तो आपको दो हिस्से दिखेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कोई भी पार्ट को ले लो, मैं एक काम करता हूँ नीचे वाले पार्ट को ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले पार्ट का मैं एफबीडी बनाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ बीच से काट दिया था रॉड को, तो बीच से अगर मैं काटूंगा तो टोटल रॉड का मास 8 kg था, तो आधे पार्ट का कितना होगा 4 kg।
इसके नीचे एक ब्लॉक भी लगा हुआ है, ब्लॉक का मास कितना था 12 kg, ठीक है, तो एक ब्लॉक भी लगा हुआ था, ब्लॉक का मास कितना था 12 kg। अगर आप देखो ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक पूरा सिस्टम है, इसका मास कितना हो गया 16 kg हो गया, तो 16g नीचे की तरफ लगने वाला है और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको एक्सेलरेट कौन कराएगा, आप बोलोगे ये जो रॉड है इसको ऊपर की तरफ पुल कौन करेगा, इसको टेंशन पुल करेगी, तो टेंशन कहाँ लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में, तो टेंशन लगेगा ऊपर और इसका वेट कहाँ लगेगा नीचे, तो आप क्या लिखोगे टेंशन माइनस टोटल इसका वेट कितना हो गया 16g इज इक्वल टू 16 इंटू ए की वैल्यू 2 थी, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16g, जी को 10 ले लिया तो 160 प्लस ये कितना आ जाएगा 32, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192 न्यूटन। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192 न्यूटन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। इसमें अपने को 4 ग्राफ दे रखे हैं और बोल रखा है एक बॉडी थी, उसका मास m था, ये पहले रेस्ट पे थी और स्पेस टाइप की एक फोर्स लग रही है एक्सपोनेंशियल, और आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ हमें बनाना है, किस टाइप का होगा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, आपको दोनों से मैं बता देता हूँ। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करके, और कई बार आप पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो फोर्स कितनी लग रही थी, फोर्स लग रही थी, फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी। अगर उसको नीचे ऐसे में ले जाके लिखूं तो कितना हो जाएगा, ई की पावर बी टी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले किस पे था, रेस्ट पे था। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखिए तो टाइम जैसे ही बढ़ते जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बढ़ते जाएगा। अगर टाइम को मैं इन्फिनिट कर दूं, टाइम बहुत ज्यादा मान लूं टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो नीचे डिनोमिनेटर कितना होगा इन्फिनिट, तो फोर्स किसको टेंड करेगी, लगभग 0 को। फोर्स 0 की होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी 0, मतलब वेलोसिटी क्या होने वाली है कांस्टेंट, मतलब बहुत लंबे समय के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। ठीक है, मतलब ग्राफ इस टाइप से होना चाहिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। तो अगर आप देखो इसमें तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इसमें अगर आप देखो बहुत लंबे समय के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है वेलोसिटी अगर आप देखो तो वेलोसिटी इसमें बहुत लंबे समय के बाद इसने ग्राफ बना नहीं रखा है, लेकिन अगर मैं इसको अज्यूम करके देखूं तो लंबे समय के बाद अगर ये कांस्टेंट बोल रहा है तो कांस्टेंट लगभग 0 के बराबर आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी 0 हो नहीं सकती है, क्योंकि वेलोसिटी 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस पर फोर्स लग रही थी, और फोर्स अगर आप देखो तो फोर्स ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये ग्रेटर देन 0 आएगी, तो ये एक्सेलरेट करेगा, तो लास्ट में इसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स लग रही होगी तो इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो मिलेगी। ठीक है, लास्ट में इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, मतलब ये दोनों ग्राफ्स तो नहीं हो सकते, ये दोनों ग्राफ्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि लास्ट में इसकी वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती क्योंकि फोर्स लगी है, और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगी और वेलोसिटी नॉन जीरो ही रहेगी। और ये वाला जो ग्राफ है आप देख सकते हो इसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हो इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी टाइम बहुत समय के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू को टेंड कर रही है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हो, और अगर आपको इस टाइप से नहीं करना है तो आप न्यूटन्स लॉ लगाइए, आप वैसे भी कर सकते हैं। आइए उस तरीके से करके देखते हैं। फोर्स की वैल्यू मेरे को इतनी दे रखी है, फोर्स की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी, ये मुझे फोर्स दे रखी है। बताओ फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम ए। ठीक है, तो ए को क्या लिख सकते हैं बताइए, डी वी बाई डी टी, मास से मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, एफ नॉट बाई एम इंटू ई की पावर माइनस बी टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाई एम इंटू ई की पावर माइनस बी टी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डी टी। दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, उस समय टाइम था 0, बाद में टाइम हो गया t और फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो v आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एफ नॉट बाई एम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स सही है, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है ये वाला, और माइनस b से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लगा दिया और b से डिवाइड हो गया। लिमिट्स 0 टू t, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नॉट अपॉन एम बी। अगर आप लिमिट्स डालोगे तो पहले t डालेगा फिर 0 डालेगा, तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी, इस टाइप से आ जाएगा। आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी, v नॉट v इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप देख के
आसानी से बता सकते हैं कि जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो जो वेलोसिटी होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू को टेंड करेगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नॉट अपॉन एम बी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ अगर आप याद करें तो ये आरसी सर्किट्स में भी आता था कैपेसिटर की चार्जिंग में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस टाइप का ग्राफ आता है आरसी सर्किट्स में कैपेसिटर की चार्जिंग में, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एफ नॉट बाय एम बी, ये वो वाली वेलोसिटी है जो इन्फिनिट पे होगी इसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, और इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है। रेजिस्टिव फोर्स मतलब हवा जो होगी इसके मोशन को अपोज करेगी, तो उसके कारण एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है, कितनी, एम के वी स्क्वायर, वेयर वी इज द स्पीड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज। चलिए इसको करते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं, ग्राउंड ले लेते हैं, यहां से हमने बॉल को फेंका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी थी यू। ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं देखूं बीच में, तो बीच में इसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में होगी। इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी, एक तो mg लगेगा नीचे, जिसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पुल करेगा, और क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है तो रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है, तो रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे ही लगेगा। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी मेरे को, के एम वी स्क्वायर, एम के वी स्क्वायर, तो के एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ये रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगी। तो आप बोलेंगे इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, mg भी नीचे लग रहा है और रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg प्लस के एम इंटू वी स्क्वायर, इस टाइप से लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू, एम में अगर बाहर निकालूं तो जी प्लस के वी स्क्वायर आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा। अगर आप देखो ये जो एक्सेलरेशन आ रही है, ये बेसिकली जो एक्सेलरेशन है, क्या ये स्पीड को बढ़ा रही है कि कम कर रही है, एक्सेलरेशन तो नीचे के डायरेक्शन में आएगी और वेलोसिटी ऊपर थी तो रिटार्डेशन होगी, तो रिटार्डेशन होगी तो स्पीड तो कम होगी, वी तो कम होगा। तो एक्सेलरेशन जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो आपको उसको साइन के साथ लेना पड़ेगा, कितना, जी प्लस के वी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको एक्सेलरेशन को। अब आप क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे बतानी थी मैक्सिमम हाइट, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था वी डी बाय डी एक्स। अब यहाँ पे जो पार्टिकल चल रहा है वाई में चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की जगह y लिख लेता हूँ, एक ही बात है, तो v डी वी बाई डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी स्क्वायर, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं इधर करते हैं, v डी वी अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई। दोनों साइड अपन कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो पहले y जीरो था, बाद में y बढ़ते कितना हो जाएगा, h मैक्स हो जाएगा। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी पहले थी u, और बाद में मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें नीचे वाली क्वांटिटी को t मानना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग करते थे इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये v अंदर चले जाएगा तो v कितना हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो गया। ठीक है, के वी स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे बना लिया। ठीक है, और नीचे क्या था, g प्लस के वी स्क्वायर। अगर आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा g का आ जाएगा जीरो, k का कितना आएगा, k बाहर आ जाएगा, और v स्क्वायर का कितना आएगा, 2v। ठीक है, तो 2v फिर dv आएगा, यहाँ पे कितना था v dv, तो 2v आएगा। ठीक है, तो 2 आ रहा है तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, और k आ रहा है तो k से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ h मैक्स। ठीक है, लिमिट्स क्या होने वाली है, u से 0 तक, तो 1/2k। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखेंगे जो क्वांटिटी नीचे है वही ऊपर है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये x है, तो ये भी x है, तो dx अपॉन x का कितना होता था, ln में आता था, तो आंसर कितना आ जाएगा, ln ऑफ g प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा u, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, इज इक्वल टू माइनस ऑफ h मैक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2k ln, अगर मैं लिमिट्स डालूंगा यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, g प्लस के यू स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, g।
माइनस को मैंने इस साइड ले लिया है और लिमिट्स को मैंने उल्टा कर दिया है, तो इस टाइप से मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शंस दे रखे थे 1/2k ln 1 + ku²/g, तो थोड़ा सा आपको और चेंज करना पड़ेगा, h max आ जाएगा 1/2k ln 1 + ku²/g। आपने g से दोनों साइड डिवाइड कर दिया लेफ्ट में और राइट में, तो ऐसा बन जाएगा, और यही ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक डिस्क बना लेते हैं, ठीक है, एक ये डिस्क है, ठीक है, इसकी एक्सेस ये हो गई, ये रोटेट कर रही है, ठीक है, एट अ स्टेडी रेट ऑफ 3.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, मतलब मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 3.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, लेकिन जनरली मेरे को यूज में ओमेगा लेना होता है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf होती है, ओमेगा की वैल्यू 2πf हो जाती है, ठीक है। तो ओमेगा अगर मैं निकालना चाहूँ तो ओमेगा कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आ जाएगा 7π रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा भी निकल गया, ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। डिस्क कैसे घूम रही है। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, ऐसे इस टाइप से कॉइन रखा हुआ है, remains at rest on the disc, the coefficient of friction between the coin and the disc is, ठीक है। तो आपको बोल रखा है ये जो डिस्क है ये घूम रही है, ओमेगा आपने निकाल लिया है, और यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है, ये डिस्क के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है, या अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से बोलूँ तो मैं बोलूँगा ये डिस्क के साथ साथ घूम रहा है, और अगर डिस्क पे बैठ के अगर आप सॉल्व करना चाहते हो जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आप बोलोगे कॉइन किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्क के फ्रेम में सॉल्व करूँ, यहाँ एक पर्सन को खड़ा कर दूँ, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो जैसे कि मेरे को बोल रखा है कि कॉइन रेस्ट पे रहता है, तो आप बोलेंगे इस पे बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लग रही होगी जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m²r, तो ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन इसको बचाएगा कौन, फ्रिक्शन बचाएगा। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक, क्योंकि रेस्ट पे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, m × ω² इंटू कितना r, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैं लिख लूंगा म्यू × n, n कैसे निकालूंगा, n ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg = m ω² r, m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल। मुझे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी ω² r/g, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ω² r/g, ω² r/g। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी ω² r/g, तो ओमेगा कितना था 7π × 7π, g को मुझे लेना है 10, और r कितना था, r मुझे दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, r मुझे दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, ये बन जाएगा π², ये बन जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 10 × कितना हो जाएगा 100, π² और 10 ये लगभग कट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 49 है, इसको अप्रोक्सीमेटली अगर 50 मान ले तो ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 2 इधर आ जाएगा, तो 0.6 के आसपास आएगा। तो म्यू जो होना चाहिए लगभग 0.6 के आसपास होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे कैलकुलेशन करी, इसको लगभग 50 मान लिया तो 50 और ये कट गया 1/2, 2 और ये 0.6 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे 0.6 दे रखा है, तो मेरा जो आंसर है म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.6। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The maximum velocity with which a car driver must traverse a flat curve of radius 150 and coefficient of friction 0.6 towards skidding, ठीक है। तो ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने करा ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें निकालनी है विद विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स अ फ्लैट कर्व। हमें पता है कि जब कोई भी कार एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट कर्व रोड पे चलती है, मान लेते हैं कोई फ्लैट कर्व रोड है और यहाँ पे कोई कार चल रही है, इस टाइप से कोई कार चल रही है, ठीक है। तो आप देखोगे जो कार है, कार को घुमा कौन रहा है, कार को घुमाने वाली जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कार घूम नहीं पाएगी। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर, तो ये लग जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम स्पीड से कार को घुमाना है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा लगेगा, FS मैक्स। नॉर्मल लगने वाला है ऊपर और mg कहाँ लगने वाला है, नीचे। तो FS मैक्स जो होगा ये टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। एफएस मैक्स को आप लिख सकते हो म्यू इंटू एन, तो एन की वैल्यू बन जाएगी mg, एम कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ये फॉर्मूला कई लोग याद भी कर लेते हैं, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो v की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट म्यू आर जी। तो म्यू कितना दे रखा है मुझे, म्यू मुझे दे रखा है 0.6, रेडियस कितना दे रखा है मुझे 150 दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 900, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। आंसर मेरा 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी का है। अगला क्वेश्चन मैं देखूं तो एक जो ब्लॉक है ये एक प्लैंक पे रखा हुआ है ना, और ये प्लैंक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन दे रखी है आपको g/2। आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा और कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें ग्राउंड ही लेना है। तो अगर मैं इस पर्सन से पूछूं तो ये बोलेगा ये जो ब्लॉक है ये प्लैंक के साथ साथ ऊपर चल रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, g/2 से। तो वर्क कैसे निकालते हैं बच्चों, एफ एस कॉस थीटा करके निकालते हैं। तो फोर्स कौन सी लेनी है, नॉर्मल रिएक्शन लेना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, बोला है टी टाइम में, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो s कितना हो जाएगा हाफ at²। a की वैल्यू मुझे दे रखी है बच्चों g/2, तो ये g/2 इंटू t², तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी g/4 इंटू t²। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। फोर्स कौन सी लेंगे, नॉर्मल लेंगे। अब और फोर्सेस बना दें, यहां पे mg भी लगेगा। क्या आप ये नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस पर्सन से पूछूं, ये तो इनर्शियल फ्रेम पे खड़ा है, ये बोलेगा कि ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये बोलेगा कि नॉर्मल लगा ऊपर और mg लगा नीचे। नॉर्मल बड़ा होना चाहिए, mg छोटा होना चाहिए, नेट फोर्स बन जाएगा। और नेट फोर्स को अपन क्या लिखते थे, ma लिखते थे। तो n माइनस mg इज इक्वल टू ma। a की वैल्यू कितनी है g/2, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 3mg/2। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 3mg/2, मतलब ये फोर्स आ गई। डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल चुका हूं, अब आपको निकालना क्या है, वर्क। तो वर्क कैसे निकालते हैं, एफ एस कॉस थीटा करके। फोर्स कौन सी लेनी है, नॉर्मल। डिस्प्लेसमेंट हो गई s, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और नॉर्मल भी ऊपर है, तो दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो वर्क कितना हो जाएगा ns cos थीटा, n की वैल्यू कितनी हो गई 3mg/2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही थी gt²/4, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही थी gt²/4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3mg² t²/8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ग्राउंड फ्रेम में इतना वर्क किया होगा नॉर्मल रिएक्शन ने। तो 3mg² t²/8, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A body of mass m starts moving from rest along the x-axis so that its velocity varies as v is equal to a root s, where a is constant and s is the distance covered by the body. Then the total work done by all the forces acting on the body in the first t seconds. ये क्लासिक क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम दिख ही रहा होगा आपको इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है, क्योंकि v दे रखा है आपको, ठीक है। तो वर्क निकालना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों बोला, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, स्पीड से। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लो, वही वर्क डन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने एक चीज बोली है कि वर्क डन निकालना है पहले टी सेकंड्स में। तो आइए पहले v को लिखते हैं। तो v की वैल्यू दे रखी है मुझे a√s। यहाँ कहीं टाइम वाइम तो कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि टी सेकंड्स में बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले टाइम को आपको लाना पड़ेगा। तो v को क्या लिखोगे आप, ds/dt इज इक्वल टू a√s, ठीक है। तो ds/√s इज इक्वल टू adt। दोनों साइड अपन करेंगे इंटीग्रेशन। पहले शुरुआत में टाइम था 0, बाद में हो जाएगा t। पहले 0, बाद में कितना चल चुका होगा, s चल चुका होगा, ठीक है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 2√s। लिमिट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं, s डालेंगे तो s, 0 डालेगा तो 0, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा 80, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी a² t²/4। s की वैल्यू हो जाएगी a² t²/4, ठीक है। लेकिन मुझे s नहीं, मुझे तो
स्पीड चाहिए तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी ds/dt, तो v की वैल्यू हो जाएगी ds/dt, तो आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a²/2 × t, ये v आ गया। ठीक है, आपको बोला जा रहा है फर्स्ट t सेकेंड्स मतलब आफ्टर द स्टार्ट। तो पहले अगर आप देखें तो पहले टाइम जब 0 था तो स्पीड कितनी रही होगी, टाइम 0 डालेंगे तो स्पीड कितनी रही होगी 0, और टाइम को जब आप t डालेंगे तो स्पीड कितनी रही होगी, यही होगी। टाइम को t डालेंगे तो कितना आएगा a²/2 × t। ठीक है, अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता था, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालते थे ना, वर्क डन होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल इसकी स्पीड 0 थी तो ये तो 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ m × v का स्क्वायर, और बाद में स्पीड ये थी तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो वर्क कितना हो जाएगा हाफ m, यहाँ कितना हो गया a²/2 × t इसका स्क्वायर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा m a⁴ t² अपॉन ये 4 और ये 2 तो कितना हो जाएगा 8, m a⁴ t²/8, ये करेक्ट आंसर होगा। m a⁴ t²/8, ये आंसर मेरा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्रिकेट बॉल है, मास कितना दे रखा है 0.15 kg, is thrown vertically up by a bowling machine so that it rises to a maximum height of 20 मीटर। ठीक है, एक बॉलिंग मशीन है, ठीक है, एक मशीन से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। If the part pushing the ball applies a constant force of F on the ball and moves horizontally a distance of 0.2 meter while launching the ball, then the value of F is। ठीक है, हुआ क्या कि एक बॉल थी, जो मशीन थी, मशीन ने उसको आगे की तरफ ऐसे पुश किया, इनिशियल वेलोसिटी जो थी बॉल की 0 थी, है ना, जो मशीन थी, मशीन ने इसको ऐसे पुश किया और फिर इस टाइप से बॉलिंग मशीन ने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, क्योंकि लिखा है ना थ्रोन वर्टिकली। तो यहाँ पे हुआ क्या है, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगी होगी। कितनी डिस्प्लेसमेंट तक लगी है फोर्स, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर तक ये फोर्स लगी, और जो वेलोसिटी आई उस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, एक तो मशीन फोर्स लगाएगी, तो वर्क डन बाय मशीन फोर्स F, और वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालोगे, क्योंकि जब बॉल ऐसे जाएगी और ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी तो ग्रेविटी भी तो वर्क करेगी। वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मैं देखूं तो पहले बॉल यहां पे थी, बॉल यहां से इधर गई है, फिर ऊपर गई है, और ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे रुक जाएगी, और शुरुआत में भी रेस्ट पे थी। तो अगर आप देखोगे डेल्टा के कितना हो जाएगा 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखोगे। पहले बॉल रेस्ट पे थी, इधर गई, ऊपर गई, और ऊपर भी जाके रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल भी 0 है और इनिशियल भी 0 है, मतलब राइट हैंड साइड 0 है। ये जो फोर्स है, फोर्स ने कितना वर्क डन किया, इस फोर्स ने फोर्स ऐसे लगाई है और बॉल हॉरिजॉन्टली चली है, तो फोर्स लगी कितनी F, बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 0.2। उसके बाद जब बॉल ऊपर जाएगी तो mg लगेगा नीचे और बॉल की डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस mgh लिखेंगे, क्योंकि फोर्स कहां लग रही है नीचे और बॉल की डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है। ठीक है, अब मुझे F की वैल्यू निकालनी है, तो F की जो वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी mgh अपॉन 0.2, इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, मास मुझे दे रखा है 0.15, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, मास मुझे दे रखा है 0.15, g की वैल्यू मुझे लेनी है 10, मैक्सिमम हाइट मुझे दे रखी है 20, तो यहाँ पे 20 हो गया अपॉन 0.2, तो 0.2 कर देंगे। ठीक है, तो 0.2 का मतलब होता है 1/5, तो 5 ऊपर चले जाएगा, तो 0.15 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 200, तो 0.15 इंटू कितना हो गया 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाएगी 150 न्यूटन। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 न्यूटन। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रखा है कि एक पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लग रही है, फोर्स वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 12j कैप, अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4i कैप। If the particle had a kinetic energy of 3 joule at the beginning of the displacement, what is the kinetic energy at the end of the displacement? बच्चों हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या वर्क डन निकाल सकते हैं,
देखिए फोर्स आपको दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट है तो आप लिखोगे वर्क हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कितना आएगा, ये हो गया 3i कैप माइनस 12j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है 4i कैप, तो कैसे दे देते हैं डॉट i का i के साथ j का j के साथ, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 कितना आ गया 12 आ गया और जूल में आएगा, तो ये वर्क डन आ गया। अब वर्क डन को क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अपन लिखेंगे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन जो होता था वो क्या होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब देखिए इसने बोल रखा है कि बिगिनिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 3 जूल्स और मुझे बाद की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वर्क डन आ गया था 12, तो आप लिखोगे वर्क डन आ गया था 12 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल मुझे निकालनी है, इनिशियल कितनी दे रखी थी 3 थी, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताइए 15 जूल आ जाएगी, ये अपना आंसर आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 15 जूल, तो मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है माइनस के बाय 2r², देन द टोटल एनर्जी इज। ठीक है, अब देखिए हम चैप्टर अभी वर्क पावर एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए वर्क पावर एनर्जी के तरीके से ही बताते हैं, अगर हमने ग्रेविटेशन पढ़ रखा हो तो उससे भी बहुत आसानी से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी हम ग्रेविटेशन तो अभी हमने नहीं उसके क्वेश्चन डिस्कस किए, तो वर्क पावर एनर्जी से ही करते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है माइनस ऑफ के बाय 2r²। अब मुझे ये बताओ कि पूछ क्या रहा है, टोटल एनर्जी पूछ रहा है। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल तो दे रखी है, अगर किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकल जाए तो काम हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, ठीक है याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी आर, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो उससे फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई डी आर, तो फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो बाहर लिख दिया मैंने, du बाई डी आर, इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो k बाई 2, ये कॉन्स्टेंट था, k बाई 2 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, k बाई 2 को ऐसे लिख दिया, और ये पावर कितनी थी -2 थी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 वाली पावर नीचे आ गई और यहाँ क्या बन जाएगा r³। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस du बाई डी आर, तो फोर्स कितनी आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई k बाय r³, इस टाइप से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू आ गई और बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स आ रही है, फोर्स कितनी आ रही थी k बाय r³, तो k बाय r³ जो फोर्स आ रही है इसकी वजह से पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में अगर घूम रहा है इसकी स्पीड v है, तो ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होगी, तो आप लिखोगे k बाय r³ इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बाय r। ठीक है, तो आपके पास mv² की वैल्यू आ जाएगी, mv² की वैल्यू कितनी आ गई k बाय r², mv² की वैल्यू कितनी आ गई k बाय r²। अगर मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो mv² बाय 2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा k बाय 2r², इस टाइप से कुछ हो जाएगा। और mv² बाय 2 जो होता है वही काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई k बाय 2r²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी थी माइनस k बाय 2r³। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस k बाय 2r³ और काइनेटिक एनर्जी जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी k बाय, पोटेंशियल एनर्जी थी k बाय 2r², तो यहाँ पे r² कर देते हैं अपन। ठीक है, तो r² कर देते हैं, तो यहाँ पे r² आ गया प्लस k बाय 2r², ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 टू द पावर -2 kg इज मूविंग इन अ मीडियम एक्सपीरियंसिंग अ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू -kv²। ठीक है, बॉडी एक मीडियम में चल रही है और उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ऐसा मान सकते हो एयर ड्रैग लग रहा है बॉडी पे। ठीक है, जो उसकी स्पीड को कम करना चाह रहा है, क्योंकि फोर्स एक दे रखी है माइनस ऑफ kv², इसकी इनिशियल स्पीड मेरे को दे रखी है v0 की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ आफ्टर 10 सेकेंड्स द एनर्जी इज 1/8 mv0², देन द वैल्यू ऑफ k विल बी।
एक डिसिपेटिंग फोर्स मेरे को दे रखी है। डिसिपेटिंग फोर्स जो होता है बच्चों वो हमेशा स्पीड को कम करता है, ठीक है। तो अगर आप देखो इसमें बोल रखा है कि इनिशियल स्पीड कितनी थी v0 और बाद में जो एनर्जी थी वो कितनी हो गई 1/8 v0 स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है k की वैल्यू। तो सबसे पहले ये देखो, शुरुआत में अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, कितना होता है हाफ m v0 स्क्वायर। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये भी इसने दे रखी है, कितनी 1/8 m v0 स्क्वायर। लेकिन बाद में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या आप ये बता सकते हो कि बाद में स्पीड कितनी होगी? तो अपन क्या करेंगे, बाद में जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मुझे दे रखी थी 1/8 m v0 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ mv स्क्वायर। मैं मान लेता हूं बाद में स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 m v0 स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी v0/2। मेरे को ये पता लग जाएगा कि बाद में जो स्पीड हो गई होगी वो आधी हो गई होगी, क्योंकि ये डिसिपेटिंग फोर्स है। डिसिपेटिंग फोर्स जो होता है वो स्पीड को कम करता है, तो बाद में स्पीड आधी हो गई, ठीक है। और ये बोल रहा है कि कब होता है, आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, देखिए f को लिखा अपन ने माइनस ऑफ kv स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ अपन जानते हैं, f को लिख सकते हैं dv/dt इंटू m। f का फॉर्मूला होता है ना ma, तो m को लिखा और a को क्या लिख दिया dv/dt, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस kv स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो m, अब आप क्या करेंगे, v को इस साइड लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा -2 इंटू कितना बन जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ k dt, ऐसा कुछ बन जाएगा। दोनों साइड अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इस टाइप से। पहले टाइम था 0, बाद में टाइम कितना हो गया 10। पहले स्पीड कितनी थी v0 और बाद में स्पीड मैं निकाल चुका हूं, तो बाद में स्पीड हो गई थी कितनी v0/2 हो गई थी। तो m को लिखा m। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन इसका, -2 है तो -2 + 1, तो कितना हो जाएगा -1 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1/v रह जाएगा। लिमिट्स v0 से लेकर v0/2 तक इज इक्वल टू -kt, और लिमिट्स यहाँ बनने वाली हैं 0 से 10 तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस, अगर आप लिमिट्स डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/v0 माइनस 1/v0 इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ लिमिट्स डालने वाले हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे 2/v0 और 1/v0 को करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा m/v0 आ जाएगा इज इक्वल टू k इंटू 10, इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो मुझे k की वैल्यू निकालनी थी बच्चों, तो k की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी m/10v0, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू हो जाएगी m/10v0। अब मास कितना है, मास की वैल्यू मुझे दे रखी है 10⁻² kg और v0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें, मास की वैल्यू दे रखी है 10⁻² kg और v0 की वैल्यू दे रखी है 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻4। तो k की वैल्यू बन जाएगी 10⁻⁻4, तो ये मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, k की वैल्यू बन जाएगी 10⁻⁻4, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पढ़ने में दिख रहा होगा बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ जाते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में टफ क्वेश्चन है कि सिर्फ लैंग्वेज ज़्यादा लिखी है। चलो पढ़ते हैं इसको। लिखा है अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट लिफ्ट्स अ मास ऑफ 10 kg अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर 1000 times. Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. How much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted up? Fat supplies 3.8 into 10 to the power 7 joule of energy per kg which is converted to mechanical energy with 20% efficiency. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई पर्सन है, ये अपने फैट को लूज करना चाह रहा है, ठीक है, फैट को लूज करना चाह रहा है, तो सीधी सी बात है इसको अपने फैट को बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब फैट बर्न होगा तो फैट एनर्जी पैदा करेगा। लिखा है ना यहाँ पे फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10 to the power 7 जूल ऑफ एनर्जी विथ 20% एफिशिएंसी। तो जब फैट बर्न हो रहा है तो फैट से एनर्जी पैदा हो रही है, और वो एनर्जी ऐसा नहीं कि जितना फैट बर्न हो गया उतनी एनर्जी पैदा हो रही है। एफिशिएंसी कितनी है 20%। 20% मतलब 0.2, मतलब अगर 1 जूल बर्न होता है तो 0.2 जूल ही यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है 20% है।
ठीक है, तो इसको फैट बर्न करना है। और इसमें एक और चीज़ है, देखो ये कह रहा है कि हाउ मच फैट विल ही यूज अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट इज लिफ्टेड अप। ठीक है, जब ये वेट को उठाएगा, ये कह रहा है कि फैट तभी बर्न होगा। इसने क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है हाउ मच फैट विल ही यूज अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट इज लिफ्टेड अप। जब वेट ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तभी फैट बर्न होगा। इसने बोला है कि इसको ऐसे अज्यूम करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है, मान लेते हैं m, ठीक है, और आप इसको स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आप कितना वर्क डन करेंगे? अगर आप स्लोली लेके जा रहे हैं तो सीधी सी बात है mg तो नीचे लग रहा होगा, और हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर। और स्लोली लेके जा रहे हैं तो हम भी फोर्स mg ही लगा रहे होंगे, और फोर्स क्योंकि हम ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है h, तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि मुझे इस मास को 1000 टाइम्स ऊपर लेके जाना है। ठीक है, कितनी हाइट पे लेके जाना है? 1 मीटर। तो देखते हैं जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन मैं करूंगा इस मास को लिफ्ट करने में, वो कितना होगा? एक बार अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा मेरे को? mgh। ठीक है, और अगर मेरे को इसको बहुत बार ऊपर लेके जाना है, बहुत बार मतलब कितनी बार? 1000 बार, तो वर्क डन मेरा कितना आ जाएगा? वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 1000 mgh। इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। अभी एनर्जी कहाँ से आने वाली है? ये एनर्जी फैट से आएगी। अब देखिए फैट के बारे में लिखा था कि फैट इतनी जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है और एफिशिएंसी कितनी है? 20% है। तो इसमें पूछा क्या था? ये पूछ रहा था कि हाउ मच फैट विल ही यूज अप। ठीक है, 1 kg अगर फैट बर्न होता है तो उससे कितनी एनर्जी पैदा होती है? 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर x kg फैट बर्न होगा, मैं इसे सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, x kg फैट बर्न होगा तो इससे कितनी एनर्जी पैदा होगी? 3.8 इंटू 10 टू दी पावर 7, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? x से इतनी एनर्जी पैदा होगी। लेकिन क्या ये एनर्जी काम की है? इसने बोल रखा है कि एफिशिएंसी कितनी है? 20%। तो जो यूजफुल एनर्जी है, जो मेरे काम की एनर्जी है, जिससे वर्क डन होगा, वो कितनी होगी? मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो यूजफुल एनर्जी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से वर्क डन होगा, वो कितनी होगी? इसकी 20% होगी। तो कितनी पैदा हो रही है? 3.8 इंटू 10 टू दी पावर 7, ये x इतनी एनर्जी पैदा हुई, और एफिशिएंसी रेट 20% था तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यही एनर्जी काम में आएगी, और ये कहाँ काम में आएगी? देखो वर्क डन कितना करना है मुझे? 1000 mgh। तो 1000 mgh किसके बराबर होगा? 0.2 इंटू 3.8 इंटू 10 टू दी पावर 7। यही जो मैंने यहाँ पे निकाला था, इसी को मैंने वहां पे लिख दिया, और क्योंकि x kg फैट में बर्न कर रहा हूं तो इंटू x भी लिख देंगे। ठीक है, अब अपन को वैल्यूज डालनी है। तो 1000, मास कितना दे रखा था? मास दे रखा था 10 kg का, तो यहाँ 10 लिख दिया। g की वैल्यू 9.8 लेनी है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने बोल दिया g की वैल्यू 9.8 लेनी है, और हाइट 1 मीटर दे रखी है इसने यहाँ पे। ठीक है, तो 1000, ये m, ये g, ये h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना बचेगा? 0.76 इंटू 10 की पावर 7 इंटू x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर आप देखो तो ये कितना बन जाएगा? 98 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 0.76 इंटू 10 टू दी पावर 7, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 98 अपॉन 0.76 इंटू 10 की पावर -4 kg, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप क्या करो? ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना आप इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो। 98 को लगभग मैं क्या लिख लेता हूँ? 100 लिख लेता हूँ लगभग, और 0.76 को लगभग क्या लिख लेता हूँ? 0.75 लिख लेता हूँ। तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 100 अपॉन कितना बन गया? 3/4। तो ये कितना हो गया? 4/3, मतलब ये 133 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। 133 के आसपास, तो 133 के आसपास यही कुछ ऑप्शन दिख रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर लगभग 130 के आसपास आएगा। ठीक है ना, 130 के आसपास आएगा इंटू 10 की पावर -4 kg। और इसके आसपास वाला ऑप्शन मुझे कौन सा दिख रहा है? इसके आसपास वाला मेरे को ऑप्शन ये दिख रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कई बार क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशन जो है अप्रोक्सीमेट करके भी करनी पड़ती है ना, उससे टाइम भी बचता है। हर बार अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ अप हो जाएगा। तो
तो ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा। तो लगभग आंसर कितना हो जाएगा 13 इंटू 10 की पावर -3 kg, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए, तो आंसर मेरा सेकंड वाला आ गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ फोर्स बिटवीन टू एटम्स। ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। ए और बी कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स। एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। कह रहा है डिसोसिएशन एनर्जी बताओ। डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो उसने डिफाइन कर रखी है। डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कितनी है? u एट x इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस u एट x एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो u की वैल्यू लिख लेते हैं। u की वैल्यू मेरे को दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है a अपॉन x की पावर 12 माइनस b अपॉन x की पावर 6। तो यार ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है। x अगर इनफाइनाइट होगा तो x अगर इनफाइनाइट होगा तो u की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 0। 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो u की वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो 0 हो गया। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता था F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स, ठीक है। तो फोर्स ऐसा कुछ आएगा, माइनस लिख दिया मैंने बाहर। डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो यहाँ कितना आएगा? A ऐसे लिख दिया। पावर कितनी है? -12 है, तो -12 आ गई नीचे। यहाँ पावर एक कम हो जाएगी तो 13 हो गई। यहाँ कितना आ जाएगा? पावर कितनी है? -6 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ कितना हो जाएगा? x की पावर 7, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो फोर्स को क्या कर देंगे? 0। क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, फोर्स को 0 कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6b अपॉन x की पावर 7 माइनस 12a अपॉन एक्स क्यूब। तो क्या मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूँ जहाँ इक्विलिब्रियम आएगा? ठीक है, तो जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा? इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा? 12a अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6b अपॉन एक्स की पावर 7, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पावर 13 आएगी, ठीक है। यहाँ पावर 13 थी, 3 नहीं थी, तो यहाँ पावर कितनी थी? 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 पावर थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर? x की पावर 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2a बाई बी, ऐसा कुछ आ जाएगा। x की पावर 6 कितना आ जाएगा? 2a बाई बी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये x की पावर 6 आ गई, मतलब x ही आ गया एक तरीके से। अब मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है कहाँ पे? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मुझे दे रखा है a अपॉन एक्स की पावर 12, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6। ऐसे मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं 6 और बाहर इसका स्क्वायर, क्योंकि पावर 6 की वैल्यू मुझे पता है। एक्स की पावर 6 की वैल्यू देखो आ रही थी ना, 2a बाई बी। अब देखो यहाँ पे इसको पुट करते हैं। एक्स की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2a बाई बी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस ये कितना बन रहा था? 2a बाई बी। एक्स की पावर 6 की जो वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? अगर आप देखो तो यहाँ कितना आएगा? बी स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा? 4a। तो मेरा आंसर कितना आ गया? माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a। मेरा आंसर ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। पूछा क्या था? डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी जो थी इसको कैसे डिफाइन कर रहे थे? u कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, माइनस u कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। तो इन्फिनिटी पे कितना था? 0 था, और इक्विलिब्रियम पे कितनी आ रही है? माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो मेरा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, बी स्क्वायर बाय 4a। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हो गया x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x की पावर 2 अपॉन 2, ऐसा कुछ दे रखा है। कह रहा है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कितना दे रखा है? 2 जूल। तो मैक्सिमम स्पीड बताओ कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसकी टोटल एनर्जी दे रखी है 2, तो इसकी टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है? 2 है। तो टोटल एनर्जी 2 किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और चीज देखो, पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड अगर होगी तो स्पीड अगर मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी की
मैक्सिमम वैल्यू यहां पे लिखेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा बताओ, मिनिमम। अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है, कितना है 2 है, तो अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरी वाली क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सम तो कांस्टेंट है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम निकाल लूं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम आ गई तो स्पीड भी मैक्सिमम आ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो हमें बेसिकली यू मिनिमम की तलाश है, यू मिनिमम अपने को निकालना है। तो यू की वैल्यू तो देखो ये दे रखी है, तो यू की वैल्यू अपने को ये दे रखी है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो देखिए यू की वैल्यू मेरे को दे रखी है, तो इसको करिए डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस 2 नीचे आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, x आ गया, और डिफरेंशिएट करके किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, x कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 1। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे तलाश है यू मिनिमम की। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स आ गए, तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें दूसरी कंडीशन पे जाना है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी। क्या कंडीशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था फॉर मिनिमा जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। तो आओ पहले उसको डबल डिफरेंशिएट करें। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बताओ x³ का 3x² और x का 1, तो क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 1, इस टाइप से लिखेंगे। सही है ना, ये लिख लिया हमने डबल डिफरेंशिएशन इसका। अब क्या करें, एक बार पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स कितने हैं, x = 0, x = 1 और x = -1। ठीक है, x = 0, x = 1 या x = -1। ठीक है, अब 0 पुट करके देखो, 0 अगर आप पुट करके देखोगे तो 3 × 0 0, 0 -1 -1, मतलब नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो 0 वाला जो पॉइंट है वो मिनिमा की कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 और -1 डाल के देखूंगा तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो 1 डालो या -1 एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर 1 डालूं मैं तो कितना आएगा, 3 × 1 3, 3 - 1 कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब ये है कि भाई मिनिमा कहाँ पे आने वाला है, मिनिमा विल अकर एट x = +-1, मतलब +-1 जो होगा, ठीक है, वहां पे मिनिमा आएगा। और जब वहां पे मिनिमा आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा मैं, मिनिमम। बहुत सिंपल है, पॉइंट आ गया है, पॉइंट कितना आ गया है, 1 या -1। तो यहाँ पे डाल दो x = 1 या -1, कोई भी डाल लो वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि पावर 4 है और उधर स्क्वायर है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी आएगी, x की पावर 4 था तो 1 की पावर 4/4 माइनस 1² 2, तो कितना आ जाएगा, 1/4 - 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो, -1/4 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, मिनिमम -1/4। अब देखिए वापस आ जाते हैं, हमने लिखा था दोनों का सम होना चाहिए 2, तो 2 किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी आ गई थी, -1/4। इसको इधर लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 + 1/4 कितना आ जाएगा, 9/4। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। तो क्या लिखेंगे, हाफ, मास कितना दे रखा था, इसने 1 दे रखा था। ठीक है, और v की वैल्यू, v जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो v मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/√2। v मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/√2। तो ये वाला जो आंसर है ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, 3/√2। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A body of mass m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1। ये एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या लगा सकते हैं, सोचो, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v = u + at, याद है। बाद में स्पीड कितनी थी, v1, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि लिखा था फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन कितने टाइम में हो रहा है ये, t1 में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, v1/t1।
ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो पता लग गई। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज आता है। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लिखो। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट वी होता है कि नहीं? जहां फोर्स लगेगी वहीं बॉडी चलेगी, ठीक है, तभी उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। तो एफ डॉट वी को ऐसे लिख सकते हैं, एफ वी कॉस जीरो, क्योंकि एंगल जीरो बन रहा होगा। अब क्या लिखोगे आप लिखोगे पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये तो कॉस जीरो तो 1 बन गया। एफ को क्या लिख सकते हैं? एम ए लिख सकते हैं कि नहीं? एफ को लिख सकते हैं एम ए, और यहां पे आ जाएगा वी। तो पावर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? एम ए और वी। ए तो मैं निकाल चुका हूं, ठीक है, आपको वी निकालना है। आपसे बोला जा रहा है कि जो पावर निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? v निकालना है तो दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू कितनी है बताओ? 0। a की वैल्यू क्या है? v1 बाई टी वन, निकाल चुका था मैं यहां पे। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो देखो ये जो आ गया आपके पास, ये आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिख रहा है v किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? t पे डिपेंड कर रहा है, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। पावर का फॉर्मूला मेरा क्या आ रहा था? m a v आ रहा था, तो m को लिखा m। एक्सेलरेशन कितना था? v1 बाई टी वन, और v की वैल्यू कितनी आ रही थी? v1 बाई टी वन इंटू टी। तो पावर का फॉर्मूला कितना हो गया? m v1 स्क्वायर t अपॉन t1 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा m v1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इंटू टी। तो m v1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इंटू टी, तो मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है जेईई मेंस में, और नीट में भी बहुत बार आ चुका है। A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power। जो constant power है, the distance moved by the body in time t is proportional to। ठीक है, तो पावर क्या है? कांस्टेंट। यहां पे लिख लो, पावर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट दे रखी है। आपको बताना है डिस्टेंस कितना मूव करेगी बॉडी टी टाइम में। ठीक है, कैसे करेंगे? पावर दे रखी है कांस्टेंट, पावर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? एफ डॉट वी। जहां फोर्स लेगी वहीं अज्यूम करेंगे बॉडी चलेगी, तो यहां पे लिखेंगे एफ वी कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या बन जाएगा मेरा? पावर। पावर की वैल्यू बन जाएगी एफ वी कॉस 0। ठीक है, अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं? एम ए, और वी को लिख दिया वी कॉस 0 हो गया 1। अब मुझे बताना है कितना डिस्टेंस मूव कर रही है बॉडी। अब आप क्या करोगे? ए को कैसे लिख सकते हैं? वी डी वी बाई डी एक्स, और यहां पे भी एक वी था। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू कितना हो गया? डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? डी एक्स को इस साइड लेके आते हैं, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू डी वी अपॉन यहां कितना आ जाएगा? P। ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेशन इस टाइप से, m बाई पी, ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, यहां वी स्क्वायर डी वी, ऐसे दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से लेकर x और 0 से लेकर v। ठीक है, इस टाइप से अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां बन जाएगा x इज इक्वल टू एम बाई पी इंटू कितना आ जाएगा? वी क्यूब। इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो वी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? पी एक्स अपॉन एम, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो वी क्यूब किसके प्रोपोर्शनल आ गया? एक्स के। तो वी क्यूब किसके प्रोपोर्शनल आ गया है? एक्स के। तो वी किसके प्रोपोर्शनल आएगा? एक्स की पावर 1/3 के। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन अगर देखूं, मुझसे क्या पूछा है? डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम टी। तो पूछा जा रहा है डिस्टेंस मूव बाय द टाइम टी किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब कैसे करोगे? v किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? x की पावर 1/3 के, तो v को क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? x की पावर 1/3। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, x की पावर -1/3 इंटू डी एक्स, ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? dt के। इस टाइप से कुछ आ जाएगा। दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं ऐसे, तो यहां क्या बन जाएगा? x की पावर 2/3 किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? t के। तो x किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? t की पावर 3/2 के। ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो x किसके प्रोपोर्शनल आ गया? t की पावर 3/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने? पावर कांस्टेंट ही, तो पावर को लिख दिया हमने एफ वी कॉस 0। ठीक है, ए को क्या लिख लिया? वी डी वी बाई डी एक्स, फिर आगे इंटीग्रेट करके x
और v के बीच में रिलेशन निकाल लिया, हमें पता लग गया v x की पावर पे कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो v को लिख दिया dx/dt। फिर हमें पता लग गया कि x t की इस वाली पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्लॉक्स ऑफ मास m, 2m, 4m एंड 8m आर अरेंज्ड ऑन अ लाइन। अनदर ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v। मतलब इसका मास हो गया m, इसका मास होना चाहिए फिर m, 2m, 4m और इसका कितना हो गया 8m। ठीक है, collides with the mass m perfectly inelastically. All the subsequent collisions also perfectly inelastic. By the time the last block 8m starts moving, the total energy loss is p% of the original energy. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से एक ब्लॉक आया, इसका मास कितना था m था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v थी, ये आया और इससे चिपक गया, है ना। कौन से कोलिजन की बात कर रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं, इससे चिपक गया, टोटल मास 2m हो जाएगा। फिर ये वाला जो मास है 2m कंबाइंड, ये चलेगा कुछ स्पीड से और ये 2m से टकराएगा, टोटल मास 4m हो जाएगा। फिर ये चिपक गया, टोटल मास 4m हो गया, 4m चिपक जाएंगे 8m हो जाएगा। फिर 8m और 8m कितना हो जाएगा 16m। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक बड़ा मास जिसका टोटल मास कितना हो जाएगा 16m वो चलेगा। ठीक है, हर एक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन कैसा दे रखा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। हमें पढ़ा है कि इस कोलिजन में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लॉस परसेंटेज बताना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन हो आप मोमेंटम कंजर्व करिए। शुरुआत में मोमेंटम कितना था, ये ब्लॉक का मास m था और ये कितनी स्पीड से चल रहा था v से, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया mv। फाइनली क्या होगा, जब सारे कोलिजन हो चुके होंगे तो टोटल मास कितना होगा, m 2m 4m 8m सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 14 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। टोटल मास कितना हो जाएगा 16m। और ये जो बड़ा जो ऑब्जेक्ट होगा जिसमें सारे मास चिपक जाएंगे, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v डैश। तो v डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, v डैश की वैल्यू हो जाएगी v/16। ये कौन सी वेलोसिटी निकाल ली मैंने, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हमारे पास एक ब्लॉक था, उसका मास m था, उसकी वेलोसिटी थी v। बाद में क्या होगा कि बाद में सारे ब्लॉक्स चिपक जाएंगे, टोटल मास कितना हो जाएगा 16m और इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v डैश और v डैश की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अब लॉस कैसे निकालते हैं, क्या आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी इनिशियल, पहले तो यही चल रहा था तो मास कितना था m था और स्पीड कितनी थी v थी। क्या आप बाद में निकाल सकते हो, तो बाद में कितना होगा, बाद में कौन सा मास चल रहा होगा, सारे मास कंबाइन हो चुके होंगे तो टोटल मास कितना होगा 16m और स्पीड कितनी होगी v डैश। v डैश की वैल्यू कितनी थी, v डैश की वैल्यू दे रखी है v/16, अभी हमने निकाली थी, तो ये v/16 हो जाएगी। तो v/16 इसका स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा 8m इंटू वी स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 16 इंटू 16, ये और ये कितना हो जाएगा 2, तो बन जाएगा mv² अपॉन 32। क्लियर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल ली, फाइनल निकाल ली। अब आप देख सकते हो इनिशियल तो हाफ mv² थी और फाइनल कितनी थी mv²/32, तो बाकी कहां गई, शुरुआत में तो इतनी थी, बाकी लास्ट में इतनी थी, तो बाकी जो एनर्जी थी उसका तो लॉस हो गया, तो उसी के बारे में तो पूछ रहा है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इनिशियल कितनी थी mv² अपॉन 2 और लास्ट कितनी थी mv² अपॉन 32। ठीक है, तो इसको जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15 mv² अपॉन 32। अब यहां पे क्वेश्चन में परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज ऐसे निकालेंगे, लॉस तो आ चुका है मेरे पास, लॉस परसेंटेज ऐसे निकाल लेते हैं, लॉस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू कितना 100। तो लॉस परसेंट दे रखा है p के बराबर, कितना लॉस हो रहा है, कह रहा है p% के बराबर हो रहा है, तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ p लिख दिया। लॉस कितना हो रहा था 15/32 mv²। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितनी थी mv²/2 थी, इंटू कितना हो जाएगा 100 mv² कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी ऊपर चले जाएगा तो 15/16 इंटू 100, 15/16 इंटू 100 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप देखो ये तो 90% के ऊपर ही आनी चाहिए। ठीक है, तो 90% के ऊपर यही ऑप्शन दिख रहा है, तो 94 हो जाएगा आंसर, क्योंकि आप देख सकते हो 15/16 बन रहा है, 90 के ऊपर ही 0.9 के ऊपर ही आएगा, मतलब ये 90% के ऊपर ही आएगा,
तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 94% हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An alpha particle of mass m suffers a one-dimensional elastic collision with a nucleus at rest of unknown mass। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल का मास कितना था, m था, सफर्स अ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, याद करिए, ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विद अ न्यूक्लियस ऑफ अननोन मास। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, उसका मास अननोन है, तो उसका मास क्या मान लेते हैं अपन, उसका मास अपन कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड्स लूजिंग 64% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये चल रहा था, कितनी स्पीड से चल रहा था, u से। अब ये टकराया, अब ये कह रहा है टकराने के बाद कह रहा है कि इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड। अब ये पीछे चलने लगता है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ v1, पीछे की तरफ लिखा है ना, क्योंकि बैकवर्ड जाता है। और ये इस पे टकराएगा तो इसको धक्का तो आगे लगाएगा, फोर्स आगे लगाएगा, तो ये वाला जो मास है ये तो आगे ही चलेगा। इसकी वेलोसिटी आप मान लो कितनी, v2। ठीक है, अब इसने 64% भी दे रखा है कुछ, तो आइए इसका भी यूज करते हैं। इसने बोला है 64% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बताइए, हाफ m इंटू यू का स्क्वायर, क्योंकि पहले स्पीड थी u। ठीक है, अब इसने बोला कि जब ये पीछे की तरफ जाता है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसने बोला कि इट इज स्कैटर्ड बैकवर्ड लूजिंग 64% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। 64% तो लूज हो जाती है। ठीक है, 64% अगर लूज हो गई तो बची कितनी, 100 में से 64% अगर मैं हटा दूं तो बचा कितना, 36%। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी, ठीक है, वो कितनी होगी, इनिशियल की 36%। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, 64% तो लूज हो गई, बची कितनी, 36%। तो 36% कैसे निकालेंगे, 36/100 परसेंटेज है ना, तो 36/100। और बाद में इसकी स्पीड कितनी थी, v1 थी, तो लिख सकते हो आप हाफ m v1 स्क्वायर। तो हाफ m और हाफ m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताइए। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ तो बन जाएगा u, 36 का बन जाएगा 6 और इसका बन जाएगा 10, तो यहाँ कितना बन जाएगा 3u/5, ये बन जाएगा 3u/5। ठीक है, मतलब बाद में इसकी जो स्पीड आ जाएगी वो 3u/5 आ जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। देखिए, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास m था, स्पीड थी u, लेकिन यहाँ अपन को वेलोसिटी लेनी है क्योंकि मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम में आपको पढ़ा होगा कि आगे एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और पीछे वाला नेगेटिव लेंगे, तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव ले रहे हैं अपन। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल रहा था, ये वाला जो था न्यूक्लियस ये रेस्ट पे था, तो इसका मोमेंटम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू, अब ये अल्फा पार्टिकल था, ये पीछे जा रहा था, इसका मोमेंटम क्या होने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि ये पीछे जा रहा था। मास इसका कितना था, m था। ठीक है, इसका मोमेंटम हो जाएगा नेगेटिव, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ प्लस लिख लो और यहाँ वेलोसिटी में माइनस लगा दो, क्योंकि वेलोसिटी इसकी पीछे की तरफ थी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव ही आ जाएगा वो। और यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल M इंटू कितना हो जाएगा, v2। ठीक है, तो इसको इधर लेके आते हैं, तो कितना बनेगा आपके पास, ये इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी, ये mu था, ये 3mu/5 था, तो बन जाएगा 8mu/5 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, m इंटू v2। ऐसी एक इक्वेशन बन रही है। मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है मास ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब मेरे को ये निकालना है, तो मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए होगी। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि कोई भी कोलिजन अगर हो तो उसमें हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2। ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं अपन अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये तो 1D मोशन ही हो रहा है, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन ही हो रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको मान लो ये पार्टिकल है 1, ये वाला, और न्यूक्लियस वाला पार्टिकल क्या है, 2 है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है ना, v2 v1 u1 u2 इस टाइप से वैल्यूज लिखनी है, तो 1 और 2 को मानना पड़ेगा कुछ। तो 1 किसको मान लेते हैं, अल्फा पार्टिकल को, और 2 किसको मान लेते हैं, न्यूक्लियस को। तो जो न्यूक्लियस था वो तो पहले रुका हुआ था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। पहले मैं ये वाला टर्म लिख लेता हूं। ठीक है, तो u2 हो गया 0, u1 कितना होगा, u1 होगा इनिशियल वेलोसिटी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, डायरेक्शन के साथ लेना है। ठीक है, तो आगे की तरफ थी तो प्लस u। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया ऐसे। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी किसकी,
सेकंड वाला पार्टिकल कौन सा था? सेकंड वाला पार्टिकल था मेरा न्यूक्लियस, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी मानी हमने? v2 ही मानी है, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? v2 माइनस v1। v1 इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, तो इसकी वैल्यू v1 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 3u/5। ये तो मैग्नीट्यूड था, लेकिन डायरेक्शन तो पीछे की तरफ था, तो आप अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 3u/5। तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ 3u/5, इस टाइप से कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो v2 प्लस 3u/5 इज इक्वल टू कितना हो गया? u। तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2u/5। ये v2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। v2 की वैल्यू इतनी हो गई। अब आपके पास इक्वेशन क्या आई थी? 8mu/5 इज इक्वल टू mv2। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। v2 की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8mu/5 इज इक्वल टू m इंटू v2, ठीक है। v2 की वैल्यू कितनी थी? 2u/5। 5 और 5 कैंसिल, u और u कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4m। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इक्वल टू 4m। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी 4m। न्यूक्लियस का जो मास होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है 3 मासेस है m, 2m और 3m के, मूविंग इन द xy प्लेन विद स्पीड्स 3u, 2u एंड u रिस्पेक्टिवली। द 3 मासेस कोलाइड एट सेम पॉइंट एट p। ये तीनों मासेस आ रहे थे इस टाइप से और ये यहाँ पे कोलाइड हो गए। और कोलाइड जब हो गए, कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे एक इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। और जो रिजल्टिंग मास है उसका मास कैसे निकालेंगे? तीनों कोलाइड हो जाएंगे तो टोटल मास जुड़ जाएगा, m, 2m और 3m, मतलब कितना हो जाएगा? 6m। और फिर वो नया जो मास आएगा वो चलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? रिजल्टिंग मास की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन से ही हमारा आंसर आ जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे लगाएंगे? जल्दी से बताओ। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3mu हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आई कैप। इसका मोमेंटम अगर आप देखो, इसका मोमेंटम मास इतना था और वेलोसिटी थी 2u, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 4mu हो जाएगा। क्या आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, एक x वाला कंपोनेंट और एक y वाला कंपोनेंट। x वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव और y वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे? cos 60। क्या लिखोगे? cos 60 माइनस आई कैप, ठीक है। cos 60, x वाला कंपोनेंट cos 60 हो गया और y वाला कंपोनेंट कितना हो गया? sin 60 माइनस जे कैप प्लस इसका मोमेंटम अगर आप देखोगे तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा 3mu। इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन अगर मैं निकालूंगा तो x कंपोनेंट हो जाएगा cos 60 आई कैप, इसका मोमेंटम हो जाएगा cos 60 आई कैप, ठीक है। डायरेक्शन कितना होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव था। और sin 60 इंटू कितना हो जाएगा? जी कैप, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में मास हो जाएगा 6m और नई वाली वेलोसिटी कितनी होगी? v वेक्टर, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा 3mu आई कैप प्लस 4mu। देखिए 4mu यहाँ cos 60 आ गया तो कितना हो जाएगा? 1/2 और वहाँ √3/2, तो कितना आ जाएगा? माइनस आई कैप बाई 2 माइनस √3 इंटू जे कैप बाई 2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3mu, यहाँ बन जाएगा 3mu। cos 60 का कितना होता है? 1/2, ठीक है। तो आप लिखोगे माइनस ऑफ आई कैप बाई 2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? sin 60 इज इक्वल टू 6m इंटू कितना आ गया? बोलो v वेक्टर। बताओ मास 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 और मास, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 3u इंटू आई कैप, ठीक है। यहाँ कितना बन जाएगा? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा? 2u। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप, ठीक है। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? 2 √3। डायरेक्शन कितना आ जाएगा? 2 √3
डायरेक्शन आ जाएगा माइनस जे कैप, और यहाँ पे यू भी छूट गया तो यू भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3u/2 आई कैप। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3√3u/2 इंटू जे कैप इज इक्वल टू 6v वेक्टर। इस टाइप से कुछ आएगा, ठीक है। तो आई कैप वाले कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, u आई कैप -3u/2 आई कैप। इस टाइप से कुछ आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2√3 और 3√3। इस टाइप से कुछ आने वाला है, 2√3u माइनस जे कैप प्लस 3√3u/2 इंटू जे कैप इज इक्वल टू 6v वेक्टर। ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, -u/2 आई कैप। यहाँ कितना हो जाएगा, 4√3 और ये कितना हो जाएगा, -4√3 और 3√3, तो कितना हो जाएगा, -√3 इंटू जे कैप। ऐसा कुछ आ जाएगा, इज इक्वल टू 6v वेक्टर, ठीक है। तो v वेक्टर कितना आ जाएगा, v वेक्टर की वैल्यू बन जाएगी, u/2 बाहर निकाल दिया अपन ने, और यहाँ से 6p आ रहा है तो यहाँ 12 लग जाएगा। यहाँ बन जाएगा आई कैप प्लस √3 जे कैप। इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल दिया था, तो u/12 आई कैप प्लस √3 जे कैप। इस टाइप से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस बार इस सेशन में वर्क पावर एनर्जी और एनएलएम के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।